नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSOG 173 के चैप्टर नंबर 13 की चर्चा करेंगे। जहां पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 की चर्चा की थी, जहां प्रवास और विस्थापन से संबंधित मुद्दे हमने पढ़े थे। और इस चैप्टर में हम आजीविका और स्थिरता की बात करेंगे। तो यदि आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो इस चैप्टर में मुख्यतः ये बात पे चर्चा की जाएगी कि आजीविका से हम क्या समझते हैं, और यदि आजीविका हमारे पास है तो क्या वो स्थिर है या अस्थिर है। स्थिर आजीविका किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और अस्थिर आजीविका किस प्रकार से हमारे जीवन को चुनौतियों में ढकेल देती है। तो आजीविका का मतलब क्या होता है? कमाई का साधन। हम किस प्रकार से अपना जीवन गुजर बसर करें, हमारे रोजगार के साधन क्या हों जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, वही हमारी आजीविका के साधन होते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि एक स्थिर आजीविका क्यों जरूरी है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के क्या साधन हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में आजीविका से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहां हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है, जिसे अगर आपने पिछले चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, उसकी वीडियो देख रखी है, तो यहाँ पर इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले विकास का अर्थ बताएगा, जो कि हर चैप्टर में हम चर्चा कर रहे हैं। फिर मनुष्य के जीवन को किन किन जरूरतों की ज़रूरत है, ये भी हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर रखी है। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। देखिए, एक विकसित समाज में हर एक मनुष्य ये चाहता है कि वो अधिक से अधिक तकनीकों का प्रयोग करे और ऐसे संसाधनों का उपयोग करे जिससे उसके जीवन की गुणवत्ता लगातार बढ़ती जाए। ना सिर्फ वो भोजन की आपूर्ति करवा पाए, ना सिर्फ उसके पास आवास हो, ना सिर्फ वस्त्र हो, बल्कि समाज में उसका एक सम्मान भी हो। लेकिन वो ये सारी चीज़ें अर्जित कहाँ से करे, वो ये सारी चीज़ें कहाँ से कमाए? इसके लिए मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कोई ना कोई स्रोत ढूंढता है। ऐसे मनुष्य की जो आजीविका के स्रोत होते हैं, मनुष्य की जो कमाई का स्रोत होता है, वो ये तय करता है कि मनुष्य का जीवन कैसे होगा। अब ये कमाई का स्रोत स्थिर होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। कोई SSC, कोई UPSC, कोई PCSC, कोई कुछ, कि हमारी आजीविका कैसी हो? स्थिर हो, ताकि बिना डिप्रेशन वाली ज़िंदगी हो। लेकिन आजीविका अस्थिर होगी तो कितनी सारी समस्याएं होंगी, यही चीज़ यहाँ पर बताई जाएगी। तो देखिए, कह रहा है आजीविका को समाज में जीवन को बनाए रखने के लिए कमाई के साधन के रूप में परिभाषित किया जाता है, कि हमारा जीवन बना रहे इसके लिए हमें कोई ना कोई आजीविका का स्रोत यानी कमाई का स्रोत ढूंढना ही पड़ेगा। लोग अपने जीवन और अपने परिवार का पालन करने के लिए बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हम कोई कोर्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे अंदर स्किल्स इतनी सारी हो जाए कि हम जिधर चाहें उधर जॉब प्राप्त कर लें। यह एक आय के साथ साथ क्षमता अर्जित करने का भी संदर्भ है। आजीविका सिर्फ ये नहीं कि हम आमदनी कमा रहे हैं, आजीविका ये भी है कि हमारी एबिलिटी बढ़ रही है, हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है। आजीविका एक साधन को सक्षम बनाता है, क्योंकि आजीविका प्राप्त करने और क्षमता के सुधार का समर्थन है। एक आजीविका प्रणाली में क्षमता होती है, परिसंपत्तियां होती है, जिसे मनुष्य अधिक से अधिक विकसित करना चाहता है। ऐसे में हम प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहते हैं, अधिक से अधिक संसाधनों तक अपनी पहुंच करना चाहते हैं। लेकिन इन सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से होगी? जब एक स्थिर आजीविका होगी। आजीविका समाज में रहने के लिए संसाधनों को सुनिश्चित करती है। ये हमारी संपत्ति और हमारे संसाधनों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। जहाँ संपत्ति में हो सकता है खाद्य भंडार हो, यानी खाने की चीज़ें हों, हो सकता है हम सोना इकट्ठा करना चाहते हो सकता है हम आभूषण इकट्ठा करना चाहते हो। इसके साथ साथ संसाधन कौन कौन से होंगे? हम अधिक से अधिक भूमि पाना चाहते हैं, शुद्ध पीने का पानी, आसपास का पर्यावरण, पशुधन भी हो सकता है, कृषि के उपकरण भी हो सकते हैं। लेकिन सभी आवश्यकताओं की ये सारे संसाधन हम कहाँ से लेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे? केवल और केवल आजीविका के साधन से। जहाँ हमारे पास आजीविका के साधन से जो भी हम कमाएंगे, उससे जो भी हम संपत्ति अर्जित करेंगे, वही हमारी है। अब ऐसे में स्थिरता यानी कि टिकाऊ, तो टिकाऊ विकास की राजनीति कहाँ से शुरू हुई थी? ये बात हम सबको पता है। 1987 में बर्टलैंड रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि टिकाऊ विकास वह विकास है जो ना सिर्फ अभी की पीढ़ियों के लिए हो, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हो। ठीक यही आजीविका पर भी सेट होता है कि जो आजीविका के साधन है, ना सिर्फ हमारी पीढ़ी का विकास करके बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी विकास करें। इसलिए हम ऐसा रोजगार का स्रोत चाहते हैं, न केवल अपना भरण पोषण कर सकें, बल्कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनका ही भरण पोषण हो सके। तो आजीविका कितने प्रकार के तरीके से आजीविका कमा सकता है? तो देखिए, इकोनॉमी में 3 सेक्टर हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी।
यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। जहाँ प्राथमिक क्षेत्र में मनुष्य कृषि पर निर्भर होगा, पशुधन पर निर्भर होगा, यानी कि एक लाइन में बोलूँ तो नेचर से जो पैसा कमाएगा वो कौन सा है, प्राथमिक क्रियाएं। सेकेंडरी में मनुष्य उद्योग करेगा, विनिर्माण करेगा, कच्चे माल से निर्मित वस्तुएं बनाएगा और उसे बेचेगा, यानी कि यहाँ पे निर्माण होगा, औद्योगिकरण होगा। और टर्शरी सेक्टर में यानी कि तृतीयक सेवा में, तृतीयक क्षेत्र में सेवा सेक्टर होगा, जैसे दुकानदार, रिक्शे वाला, ऑटो वाले, बाजार में जो सामान बेच रहे हैं, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, तृतीयक सेवाओं में आएंगे। हालांकि तृतीयक सेवाओं को दो भागों में बांट दिया गया है, इसमें चतुर्थक और पंचक भी जोड़ दी गई हैं। जैसे जो हाई टेक्नोलॉजी, जैसे इंजीनियर वगैरह काम कर रहे हैं, ये सब चतुर्थक सेवाओं में आएंगे, पंचक सेवाओं में आएंगे। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर आप 3 याद रखिए। तो कुछ लोग भूमि से पैसा कमा रहे हैं, पशुधन से पैसा कमा रहे हैं, तो कौन से हैं, प्राइमरी सेक्टर में। चराई, मछली पकड़ना, शिकार इकट्ठा करना, सब प्राइमरी सेक्टर में है। ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ पर भी वही बात की गई है कि आजीविका के दृष्टिकोण क्या हो सकता है, स्थिर आजीविका से क्या समझ से हम, तो ये बात हम समझ चुके हैं कि भारत में बहुत सारे लोग आज स्थिर आजीविका के क्षेत्रों में लगे हुए हैं, असंगठित क्षेत्रों में लगे हुए हैं। कोई मछली पकड़ने का काम कर रहा है, कोई कृषि पर काम कर रहा है, तो मौसमी बेरोजगारी से पीड़ित है, साल में 4 महीने 5 महीने ही काम मिल पा रहा है, तो मौसमी बेरोजगारी है यहाँ पर। कुछ लोग शिकार पर निर्भर हैं, कुछ लोग वन उत्पाद पर निर्भर हैं। तो भारत जैसे देशों की समस्या, बल्कि विश्व में बहुत सारे अविकसित देशों की समस्या या विकासशील देशों की समस्या है कि वहाँ पे लगभग 60-70% लोगों के पास आजीविका के स्थिर साधन है ही नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक यही बात की गई जिस पर हमने बात कर ली है। अब बात ये आती है आजीविका के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ पे क्या हैं और शहरी क्षेत्रों में क्या हैं। तो हम सभी जानते हैं, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ग्रामीण किन क्षेत्रों को कहा जाएगा, जहाँ के 75% लोग खेती करते हों। तो ग्रामीण में क्षेत्रों में, गांव में जो कृषि है वो आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आज भी पुराने तरीके से कृषि कर रही है। आज भी वो पुरानी तकनीकों का उपयोग कर रही है। आज भी भूमि का पुनरुद्धार नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से उत्पादन क्षमता आज भी कम है। 2011 की जनगणना के हिसाब से ग्रामीण भारत में 60% से अधिक लोग आज भी खेती केवल जीवन निर्वाह के लिए कर रहे हैं, अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने व्यापारिक फसलों को उगाना नहीं शुरू किया है। देखिए, 2 प्रकार की फसलें होती हैं, एक व्यापारिक फसलें होती हैं, एक खाद्यान्न फसलें होती हैं। जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उनका उद्देश्य सिर्फ अपना जीवन चलाना होता है। हालांकि आज खाद्यान्न फसलों का ही बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े खेत भी चाहिए। लेकिन हमारी समस्या ये भी है कि हमारे यहाँ खेतों का आकार बहुत छोटा है। नकदी फसलें वो होंगी जो किसान केवल और केवल बेचने के लिए पैदा करेगा, जैसे गन्ना। तो नकदी फसलों से कहीं ना कहीं व्यापारिक लाभ तो है, लेकिन जोखिम भी है। तो हमारे यहाँ का किसान जोखिम उठाना चाहता ही नहीं है। इसके अलावा कृषि संपत्तियों में निवेश छोटे हैं, कृषि में तकनीक की पहुंच कम है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तकनीक नहीं है, क्षेत्रों में मशीनरी नहीं है। ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा बहुत बड़ा है, लेकिन आमदनी किसानों की बहुत कम है। प्रत्येक परिवार के पास भूमि उतनी नहीं है कि परिवार के सदस्यों को पालन पोषण कर सके। तो ये कृषि की समस्या है हमारे यहाँ। आपकी किताब के हिसाब से इतना ही है, बाकी कृषि के ऊपर तो घंटों घंटों लेक्चर दे दिया जाए उतना ही कम है। अगली बात आती है पशुधन। भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन एक आर्थिक संपत्ति है और गरीबों के लिए इन्वेस्टमेंट है, गरीबों के लिए एक इंश्योरेंस है, जिससे वो दूध और अंडे जैसे व्यापारों को बढ़ावा देते हैं, इससे अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा गांव के लोग तीसरी चीज़ किस पर निर्भर रहते हैं, पहला तो कृषि पर निर्भर हो गए, दूसरा पशुओं पर निर्भर हो गए, तीसरा वनों पर निर्भर हैं। बड़े पैमाने पर खाना बनाने के लिए ईंधनों का प्रयोग करते हैं वो, तो इसके लिए वो वनों से क्या लकड़ी इकट्ठी करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है अब भी क्या है, वो वनों उत्पादन यानी कि प्रकृति पर निर्भर है। आज भी हर क्षेत्र तक गैस की पहुंच नहीं हो पाई है, भले ही विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हों, लेकिन आज भी आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आज भी लोग ईंधन जलाकर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके बाद चौथी चीज़ क्या आती है, अब जब गाँव में आजीविका के साधन इतने नहीं रहेंगे, लोग कृषि, वन और पशुधन पर निर्भर रहेंगे, तो बहुत सारे लोग अब शहरों की तरफ प्रवास करेंगे। अब लोगों का स्थानांतरण होगा। बड़े पैमाने पर जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आकर्षित होंगे और इससे पलायन होगा जनसंख्या का, जिससे नगरों में जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ेगी। इसके साथ साथ गाँव में अगर बात की जाए तो गाँव के लोग छोटे छोटे कुटीर उद्योग की स्थापना करते हैं, जब कृषि से उन्हें समय मिल जाता है, क्योंकि बुआई और कटाई के बीच में बहुत बड़ा समय मिलता है। ऐसे में वो क्या करते हैं, अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए घरों का एक छोटा हिस्सा छोटे छोटे उद्योगों में लग जाता है, जैसे स्थानीय शराब बनाने शुरू कर देता है, छोटी छोटी दुकानें चलाना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते हैं।
कुटीर उद्योग की स्थापना, जैसे चटाई वगैरह बनाना हो गया, इस प्रकार के उद्योग वो क्या करते हैं, करने लग जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संबंधित समस्याएं हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि गांव में बहुत ही कम ज़मीन है, बहुत सारे लोगों के पास तो अपनी ज़मीन नहीं है, तो उन्होंने मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ता है दूसरों की ज़मीनों पर। इसके अलावा कृषि जो है वो प्राकृतिक आपदाओं की बीमारी है। कृषि से जो उत्पादन होता है वो बिचौलिए और जो दलाल हैं ये इतने बड़े पैमाने पर किसानों का शोषण कर लेते हैं कि उनसे उन्हें आय की प्राप्ति उतनी नहीं हो पाती। जो ये बिचौलिए दलाल हैं ये तो लगातार करोड़पति पे करोड़पति होते जा रहे हैं और किसान लगातार आज भी आत्महत्या कर रहा है, चाहे वो प्रारंभिक अवस्था से हो, चाहे वो मध्यकालीन अवस्था में जब राजतंत्रता तब हो, चाहे वो किसी का भी शासनकाल हो, चाहे वो ब्रिटिश शासनकाल हो या आज़ादी के बाद कोई सी भी सरकारें हों, आज तक किसानों को तो आज तक भला हो ही नहीं पाया है। हालांकि सरकार इनके लिए गारंटी देती है, मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, कि भाई आपको कुछ काम मिले या ना मिले 100 दिन का रोजगार डेफिनेटली मिलेगा अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो, और अगर काम नहीं मिलता तब भी सरकार आपको पैसा उस 100 दिनों का देगी। लेकिन बात ये आती है मनरेगा में 100, 150, 200 रुपये आप दे के किसानों का घर चला लेंगे? सिलेंडर आपका 1000 रुपये का आ रहा है, सैलरी आप 200 रुपये की दे रहे हो, तो गरीबी तो दिन प्रतिदिन बढ़नी ही बढ़नी है ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर भी हम कहेंगे सरकार प्रयास कर रही है मनरेगा जैसी योजनाएं चलाकर कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का स्तर कुछ ना कुछ हद तक कम हो पाए। आगे बात आती है कि शहरी आजीविका में क्या समस्याएं हैं। देखो, शहरों के लोग आजीविका के लिए किस पर निर्भर हैं? उद्योगों पर, गवर्नमेंट सेक्टरों पर। लेकिन बात यह आती है शहरों में ना जो लोग आजीविका में लगे हुए हैं, कमाई में लगे हुए हैं, रोजगार में लगे हुए हैं, इनकी स्थिर आजीविका नहीं है। कोई बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है, जिनके पास स्किल्स है वो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, लेकिन फिक्स किसी की जॉब नहीं है। लुइस मम्फोर्ड ने 1961 में एक किताब लिखी थी, द सिटी इन हिस्ट्री, इट्स ऑरिजिन्स, इट्स ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इट्स प्रोस्पेक्टस। इसमें उन्होंने शहरी सभ्यताओं के विकास के बारे में पता लगाया। जब उन्होंने देखा कि शहरी गतिविधियाँ कितनी तेज गति से आगे बढ़ रही हैं, शहरीकरण कितनी तेज आगे से बढ़ रहा है, तो उन्होंने ये भी देखा कि बहुत सारी समस्याएं अपने आप नगरों में उत्पन्न हो रही हैं। जैसे बड़े पैमाने पर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी तो शहरी संसाधनों में कमी होने लग जाएगी, ज़मीनें कम हो जाएंगी, लोग किराए पर रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, रेलवे के किनारे बहुत सारी झोपड़ियाँ बनने लग जाएंगी, जल आपूर्ति प्रभावित होगी, तो जैसे में बहुत सारे लोग शुद्ध पेयजल नहीं प्राप्त कर पाएंगे, स्वच्छता सुविधाओं में कमी होगी, सीवेज की समस्या होने लग जाएगी, जिसके परिणाम से पर्यावरणीय समस्याएं खतरे पर पहुंच जाएंगी। देख लीजिए दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। ऐसे में महामारियां फैलेंगी, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण बड़े पैमाने पर होगा, वाहनों से बड़े पैमाने पर कार्बन निकलेगा, बीमारियां बहुत तेज गति से फैलेंगी। ये होगी शहरों की समस्याएं। और हम कहते हैं बड़े बड़े शहर विकास का सूचक हैं, लेकिन उसके पीछे का अगर पर्दा देखें तो ये समस्याएं भी वहीं पर हैं। ये हैं शहरों की आजीविका की समस्याएं। तो यहाँ से यहाँ तक यही लिखा रहेगा। ऐसे टोडारो और स्मिथ ने भी यही कहा है कि आर्थिक विश्लेषण की जब हम दीर्घकालिक अवधारणाएं देखते हैं तो आज भी हमें सतत विकास की जरूरत है, सतत आजीविका के साधनों की जरूरत है, और ऐसे में समाज को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। बाजार की जो विफलताएं हैं इन्होंने समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ाया है। जब देश में मंदी का दौर आता है तो ऐसे में समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। किसी देश का प्राकृतिक संसाधन यानी कि वायु, जल और भूमि की गुणवत्ता सभी पीढ़ियों के लिए होनी चाहिए। पर्यावरण परिवर्तन, गरीबी, स्वच्छ जल का अभाव, स्वच्छता तक सभी लोगों की कमी, गोबर और कंडों से चलने वाले चूल्हे, ये सब वायु प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। वनों की कटाई और मिट्टी के क्षरण की जो सेवाएं, ये हमारे स्वास्थ्य संबंधी खतरों में शामिल हैं। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? गरीब, जो कि 80% जनसंख्या रखता है अपनी। तो ऐसे में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं, ये जो सारी समस्याएं, ये गरीबी झेलेगा। ये समस्याएं हैं शहरी आजीविका की। आज जो तेजी से बढ़ती आबादी है, खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमान माल्थस ने कहा था कि इतनी तेज गति से यदि जनसंख्या बढ़ती गई तो उतनी तेज गति से खाद्यान्न उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा और एक दिन ये होगा कि बड़े पैमाने पर लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। छोटे किसानों के लिए कृषि तक पहुंच आज बहुत बड़ी समस्या हो गई है। भारत की आधी से अधिक आबादी कृषि, शिकार, मछली पकड़ने और वनों पर निर्भर है। पर्यावरण के संसाधनों तक अक्सर क्या होता है, सरकार क्या करती है, बड़ी बड़ी मशीनरी लगा देती है, बहुत सारे वनों को प्राइवेट कंपनियों को आवंटित कर देती है, मछली पकड़ने के लिए भी प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे देती है। ऐसे में इन लोगों के रोजगार बड़े पैमाने पर जाते रहते हैं और ये लोग प्राकृतिक संसाधनों से भी बाहर हो जाते हैं। धीरे धीरे इन पर्यावरण के नाम पर इन्हीं लोगों को इन्हीं की भूमि से अलग कर दिया जाता है। इसलिए आए दिन पर्यावरण आंदोलन और विद्रोह भी हमें देखने के लिए मिलते हैं।
तो अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप सो आप इन सभी क्वेश्चनों को करने में सक्षम होंगे कि आजीविका क्या है, आजीविका के स्थायी और अस्थायी स्रोतों से आप क्या समझते हैं, एक स्थायी आजीविका हमारे जीवन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करती है। तो वीडियो आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये हमें कमेंट करके बताते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।